बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 161 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा ख्याल था कि रामू इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुझे दबोचने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि उसने उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी थी। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त मैं झाड़ियों में चित पड़ा था। मेरे दोनों हाथ झाड़ियों की गुंजान शाखों में उलझ गए थे। वो अगर चाहता तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुझे गिरफ्त में लेकर बेबस कर सकता था, लेकिन उस पर शायद मेरी दहशत तारी हो गई थी और उसने मुकाबले से दस्तबरदारी का फैसला करते हुए राय फरार इख्तियार करने ही में अपनी आफियत जानी थी। मैंने उठकर इधर उधर देखा। ठाकुर बानू सिंह रामू के एक गुर्गे से निमट रहा था। ठाकुर की टांग अगरचे पहले ही जख्मी थी, लेकिन उसके बावजूद वो रामू के गुर्गे की ठीक ठाक मुरम्मत कर रहा था। दीवार की दूसरी तरफ जीप के करीब ठाकुर का गनमैन राजमल रामू के दूसरे गुर्गे से पिट रहा था। वो हालांकि अट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन शुरू ही में उसके बाजू में गोली लगी थी, जिससे वो कमजोर पड़ रहा था। मैं जल्दी से उसकी मदद को पहुंच गया। मैंने उस बदमाश को सर के बालों से पकड़कर राजमल के ऊपर से उठाया और दूसरे हाथ से उसके जबड़े पर जोरदार गुंसा जमा दिया। वो बिलबिला उठा। मैंने दूसरा गुंसा रसीद करते उसके बाल छोड़ दिए। वो लड़खड़ाता हुआ जीप से टकरा गया। संभलने की कोशिश करते उसने एक लम्हे में सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा लिया। रामू इस वक्त सेक्रेटेरिएट के वसीउ अरीज पार्क में दौड़ता हुआ बहुत दूर जा चुका था। उसका सिर्फ वेवला नजर आ रहा था। ये सूरत-ए-हाल देखकर उस बदमाश की आंखों में वहशत सी उभर आई और दूसरे हीले में उसने भी सड़क पर दूर खड़ी हुई अपनी जीप की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने उसका पीछा करने की जरूरत नहीं समझी। असल आदमी तो रामू था। वही भाग गया था तो उसके गुर्गों को पकड़कर क्या करना था। मैं दीवार फांद कर दूसरी तरफ पहुंच गया, जहां ठाकुर रामू के गुर्गे को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ ला रहा था। दीवार के करीब आकर ठाकुर ने उसे दोनों हाथों में उठाकर दूसरी तरफ पटक दिया। जमीन पर गिरते ही वो चीख उठा। ठाकुर ने भी दीवार पर चढ़कर उस तरफ छलांग लगा दी। उसने आते ही उस गुंडे को 2-4 ठोकरें रसीद कर दी। भाग जाओ, वो उसे आखिरी ठोकर मारते हुए गुर्राया। तुम्हारा दादा तो मैदान छोड़कर भाग गया, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उस आदमी ने उठकर जीप की तरफ दौड़ लगा दी। पहला आदमी जीप स्टार्ट कर चुका था। दूसरा भगोड़ा अभी दूर ही था कि जीप हरकत में आ गई। वो दौड़ता हुआ जीप के पीछे लटक गया और जीप बंदूक से निकली हुई गोली की तरह भाग निकली। मैं लम्हा दूर होती हुई जीप की तरफ देख रहा था। अचानक ही मैं एक और ख्याल से उछल पड़ा। जब वो जीप तेज रफ्तारी से हमारे करीब से गुजरी थी तो उससे हमारी जीप रोकने के लिए टायर पर गोली चलाई गई थी और जवाब में हमारे गनमैन राजमल ने भी रिवॉल्वर से फायर कर दिया था। गोली जीप के पिछले हिस्से में बैठे हुए शख्स को लगी थी, जो चीखता हुआ जीप से सड़क पर गिर गया था। मेरा ख्याल था कि उसकी लाश सड़क पर पड़ी होगी, लेकिन दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि वो सिर्फ जख्मी हुआ था और हमारी लड़ाई के दौरान में वो मौका पाकर फरार हो गया था। मैं ठाकुर और राजमल की तरफ मुतवज्जो हो गया। ठाकुर राजमल को सहारा देकर जमीन से उठा रहा था। दूसरे बाजू से मैंने राजमल को पकड़ा तो वो करा उठा। गोली उसके बाजू पर लगी थी। उसका बाजू खून से तर था। मेरा हाथ भी चिपचिपा गया। राजमल को पिछली सीट पर बिठा दिया गया। ठाकुर की टांग के जख्म में भी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली और ठाकुर साथ वाली सीट पर बैठ गया। हैरत की बात थी कि सड़क पर से अब तक कोई गाड़ी वगैरह नहीं गुजरी थी और फिर जल्दी बात मेरी समझ में आ गई। इस इलाके में सेक्रेटेरिएट की पिछली तरफ भी बड़ी बड़ी कोठी नुमा इमारतों में सरकारी दफातर थे। दिन के वक्त तो इस तरफ अच्छा खासा ट्रैफिक रहता होगा और अब आधी रात के वक्त इस तरफ कौन आ सकता था। ठाकुर की हिदायत के मुताबिक मैंने अगले चौराहे पर जीप को हाई कोर्ट की बिल्डिंग से आगे निकालकर यूथ हॉस्टल की तरफ मोड़ दिया। वहां से ठाकुर की हवेली ज्यादा दूर नहीं थी। हारन बजाने के 1 मिनट बाद हवेली का फाटक खुल गया और मैं जीप को अंदर लेता चला गया। जीप से उतरकर बरामदे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सामने सोफे पर नीम दराज लड़की को देखकर मेरे कदम रुक गए। उस लड़की की उम्र 20-21 साल से ज्यादा नहीं थी। उसने राजस्थानी लिबास पहन रखा था, मुख्तसर सी चोली और मिनी स्कर्ट की तरह घुटनों से ऊपर तक घाघरा। चोली में कपड़ा सिर्फ सामने की तरफ से था, जिससे सीने की सतर पोशी भी वो मुश्किल थी। पुश्त पर कपड़ा नाम की कोई चीज नहीं थी। चंद बारीक डोरियां थी जिन्होंने चोली को गिरफ्त में ले रखा था। मरकरी बल्ब की रोशनी में उसका बदन कुंदन की तरह चमक रहा था। वो सोफे पर नीम दराज टांग पर टांग रखे हिंदी जबान में किसी फिल्मी रसाले की वर्गर्दानी कर रही थी। ठाकुर बानू सिंह को देखकर वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसने रसाला सामने शीशे की टाप वाली काफी टेबल पर फेंक दिया। क्या हुआ ठाकुर, क्या फिर गोली लगी? वो तेजी से आगे बढ़ाई और ठाकुर की टांग को देखने लगी। उसकी जख्मी टांग पर पतलून का पांचा खून आलूद हो रहा था। नहीं, मेरा ख्याल है पुराना जख्म खुल गया है, ठाकुर ने कहा। तुम फोन करके डॉक्टर श्यामलाल को बुला लो। राजमल भी जख्मी है, इसके बाजू में गोली लगी है। प्रिंतु ये हुआ कैसे? किससे झगड़ा हुआ था? लड़की ने तशवीश में लहजे में पूछा। रामू और उसके गुर्गों से सामना हो गया था, ठाकुर ने जवाब दिया। तुम पहले डॉक्टर श्याम सुंदर को फोन कर दो, बातें बाद में करना। लड़की मेरी तरफ देखते हुए वसी हाल की तरफ चली गई, जहां एक सोफे के करीब साइड टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ था। वो सोफे के किनारे पर टिक गई और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। ठाकुर भी एक सोफे पर बैठकर पतलून का पांचा उठाकर पिंडली पर बंधी हुई पट्टी खोलने लगा। पट्टी भी सुर्ख थी। उसने ठीक ही कहा था, उसका जख्म खुल गया था।
जिस तरह मार दाड़ और उठा पटक थी, उसके बाद भी ये ना होता तो मुझे हैरत होती। वो लड़की फोन करके हमारे करीब आ गई। उसने एक नजर ठाकुर की जख्मी टांग की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखने लगी। मुझे देखती उसकी आंखों में चमक कुछ और बढ़ गई थी। मैं भी गहरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी जवानी समंदर की उठती हुई बोझ थी जो साहिल की कैद से आजाद होने के लिए मचल रही थी। उसका हुस्न लाजवाब था। उसकी आंखों में ऐसी मकनातीसी कशिश थी जो दूसरों को अपनी तरफ खींचती थी। हिंदुस्तान आने के बाद मैंने बहुत सी हसीन औरतें देखी थी, मगर ऐसी सुंदर नारी मैंने पहली मर्तबा देखी थी। और ये इतराफ करने में भी मैं बाक नहीं समझता था कि बमला वो पहली लड़की थी जिसे देखकर मेरे दिल में कुछ होने लगा था। मेरी नजरें उसके हसीन पैकर का तवाफ कर रही थी। वो भी इस हकीकत से बखूबी आगाह थी कि मैं उसे किन नजरों से देख रहा हूँ। उसके होंठों पर नायत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और ये मुस्कुराहट भी बड़े गजब की थी। एक मुलाजिम बरामदे वाले दरवाजों से अंदर दाखिल हुआ तो बमला ने उसकी तरफ देखा और फिर ठाकुर की तरफ देखते हुए बोली, राजमल कहाँ है? तुमने कहा था कि उसे भी गोली लगी है। राजमल बाहर बैठा है। ठाकुर से पहले वो मुलाजिम बोल पड़ा जो अभी अभी अंदर आया था। उसे क्वार्टर में ले जाओ, डॉक्टर श्याम सुंदर आने ही वाला है, ठाकुर ने कहा। मुलाजिम फौरन ही बाहर निकल गया। मैं भी ठाकुर के सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। मेरी नजरें अब भी बार बार बमला की तरफ उठ रही थी। इन माजी का तारुफ नहीं कराया तुमने ठाकुर? बमला उसके करीब सोफे पर बैठते हुए बोली। इन माजी का तारुफ? ठाकुर ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हैरत है, सारा शहर इनसे मुतारफ हो चुका है और तुम इन्हें मेरे साथ देखकर भी नहीं समझ सकी हो कि ये कौन हो सकता है? हिम्मत सिंह? बमला के मुंह से बेइख्तियार निकला और उसकी नजरें मेरी तरफ उठ गई। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी। हाँ, ये हिम्मत सिंह है, ठाकुर ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। सच्चाई और भुक्ति के रास्ते का वो मुसाफिर जिसे हर पग हत्याचार का सामना है और ये किसी सहायता के बगैर उनका मुकाबला कर रहा है। भगवान ने इसकी बाहों में इतनी शक्ति दी है कि इसे किसी और की सहायता की जरूरत भी नहीं थी। ये तुम्हारी रिया है ठाकुर के मुझे इस काबिल समझते हो? मैंने कहा, मुझे तुम जैसे महान मनुष्यों की सहायता ना मिलती तो मैं अत्याचार का मुकाबला ना कर सकता। ठाकुर कुछ कहना चाहता था कि बाहर से कार के हारन की आवाज सुनाई दी। मेरा ख्याल डॉक्टर श्याम सुंदर आ गया है, उसे यहीं ले आओ बमला, ठाकुर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बमला उठकर फौरन ही बाहर चली गई। मेरे ख्याल में डॉक्टर श्याम सुंदर कहीं करीब ही रहता था जो इतनी जल्दी पहुंच गया था। हवेली के एक मुलाजिम ने उसका बैग उठा रखा था जो करीब उसने काफी टेबल पर रख दिया। फिर कोई गड़बड़? डॉक्टर ने ठाकुर के सामने कालीन पर बैठते हुए कहा। क्या आज फिर किसी पंडित से सामना हो गया था? नहीं, आज कुछ दुष्ट टकरा गए थे, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके बाग अच्छे थे जो बचकर निकल गए। डॉक्टर श्याम सुंदर ने मजीद कुछ कहने की बजाय टेबल पर रखा हुआ बैग उठाकर अपने करीब कालीन पर रख लिया और स्पिरिट की बोतल और कार्टन निकाल कर जख्म साफ करने लगा। ठाकुर ने दांत बेच लिए। स्पिरिट तो अच्छे को सिस्कारियां भरने पर मजबूर कर देता है। जख्म साफ करके डॉक्टर ने दवा लगाकर ड्रेसिंग कर दी। 3-4 रोज तक मुकम्मल आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा। अगर जख्म बिगड़ गया तो कई रोज तक खाट पर पड़े रहना पड़ेगा। अब जरूर एहतियात करूंगा, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जरा राजमल को भी देख लो, उसके बाजू में गोली लगी है। ओह, कहाँ है वो? डॉक्टर ने पूछा। अपने क्वार्टर में है सरकार, एक मुलाजिम ने जल्दी से कहा। चलो उसे भी देख लें, डॉक्टर बोला। मुलाजिम ने बैग उठा ली और मैं भी उसके साथ चल पड़ा। सर्वेंट क्वार्टर हवेली की पिछली तरफ था। हम एक क्वार्टर में दाखिल हो गए। राजमल चारपाई पर पैर लटकाए बैठा था। उसने दूसरे हाथ से जख्मी बाजू को पकड़ रखा था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। डॉक्टर ने उसे चारपाई पर लिटा दिया और उसके बाजू को जख्म के आसपास टटोल कर देखने लगा। वो फिर मेरी तरफ देखकर तशवीश अमेज लहजे में बोला, गोली अंदर रह गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हॉस्पिटल? नहीं, डॉक्टर ने मेरी बात काट दी। अगर इसे हॉस्पिटल ले गए तो हम पुलिस की मुदाखलत को नहीं रोक सकेंगे। जो कुछ भी करना है यहीं करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। वो अपना बैग खोलकर उसमें रखी हुई चीजों को देखने लगा। उसने सालखुर्दा सी मेज पर एक साफ कपड़ा बिछा दिया और बैग में से चीजें निकालकर उस पर रखने लगा। तेजदार वाला नश्तर, नोक वाली चिपटी और ऐसी ही कुछ चीजें। आखिर में उसने शीशे की एक बोतल निकाली जिसका पेंदा नीचे से गोल था और मुंह पर परफ्यूम स्प्रे की बोतल की तरह नोजल लगी हुई थी। उस बोतल में बेरंग सा महलूल भरा हुआ था। ये लोकल एनेस्थीसिया था। राजमल, डॉक्टर एक बार फिर उसका बाजू टटोलते हुए बोला, डरो नहीं, ये स्प्रे करने से तुम्हारा बाजू सुन्न हो जाएगा और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। राजमल का चेहरा सफेद पड़ गया। गोली लगने से शायद उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितना खौफजदा वो अब हो रहा था। डॉक्टर श्याम सुंदर ने उसके जख्म के आसपास स्प्रे कर दिया और चंद सेकंड इंतजार करने के बाद वो नश्तर से उसका जख्म कुरीदने लगा। राजमल ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने आगे झुककर उसका बाजू पकड़ दिया। किसी के जख्म को इस तरह नश्तर से कुरीदते देखना भी आम आदमी के लिए बड़े दिल गुर्दे का काम था, लेकिन मेरा शुमार आम आदमियों में नहीं था। मेरी तो अपनी जिंदगी एक मुसलसल आदाब बनी रही थी। मैंने इतने दुख, इतने कष्ट उठाए हैं कि कोई आम आदमी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे जिस्म पर भी बड़े बड़े घाव लगे हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब बैंकॉक में मेरी टांग में गोली लगी थी और कई घंटों बाद मेरे दोस्त कांग ने खंजर की नोक से मेरे जख्म से वो गोली निकाली थी। ना मुझे बेहोश किया गया था, ना मेरी टांग को किसी स्प्रे से सुन किया गया था। मैंने पूरे होशो आवाज में रहकर अपने जख्म को खंजर की नोक से चीरते हुए देखा था। मैंने वो अजियत किस तरह बर्दाश्त की थी वो मैं ही जानता था। राजमल तो खुशकिस्मत था, इसके ऑपरेशन का सारा सामान मौजूद था
और इसका ऑपरेशन करने वाला काम की तरह रिक्शा ड्राइवर नहीं, एक माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर था। डॉक्टर श्याम सुंदर नश्तर और चिमटी की मदद से जख्म को खोलता रहा और बिलाकर गोश्त में धंसी हुई गोली को चिमटी से पकड़कर निकाल दिया। इस ऑपरेशन में सिर्फ 20 मिनट लगे थे, मजीद 10-15 मिनट ड्रेसिंग में लग गए। बस इतनी सी बात थी। वो राजमल की तरफ देखते हुए बोला, चंद रोज तक इस बाजू को ज्यादा हरकत मत देना, मैं कुछ गोलियां दे जाऊंगा, पीड़ दर्द होने लगे तो एक गोली खा लेना। राजमल ने इस बात में सर हिला दिया। हम सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर हवेली के हाल में आ गए। ठाकुर बारू सिंह सोफे पर नीम तराज था। हमें देखकर वो उठ गया। बमला उसके सामने वाले सोफे पर बैठी हुई थी। वो उठकर किचन की तरफ चली गई और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर ले आई। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर श्याम सुंदर चाय पीकर रुखसत हो गया। श्याम सुंदर कौन है? मैंने ठाकुर की तरफ देखते हुए पूछा। लगता है तुम्हारा कोई राज उससे छुपा हुआ नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, ठाकुर ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। श्याम सुंदर मेरा ऐसा ही गहरा और भरोसे का दोस्त है जिससे मैंने कभी कोई बात नहीं छुपाई। मेरा ख्याल है तुम दोनों का बचपन भी एक साथ ही गुजरा है। मैंने कहा। किसी हद तक, ठाकुर ने कहा। श्याम सुंदर दरअसल हमारे माली का बेटा है। 6-7 साल का था जब इसके पिताजी का देहांत हो गया। वो उसे 4-5 साल छोटा है। ये उस वक्त पहली जमात में था। पढ़ने का शौक था, सबक फौरन ही याद कर लेता था। इसकी माँ इसे स्कूल से उठा लेना चाहती थी, लेकिन इसका शौक देखकर मेरी माताजी ने इसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया और इसकी तालीम जारी रखी। इसने 8वीं जमात पास की तो श्याम सुंदर की माताजी भी गुजर गई। श्याम सुंदर आगरा में अपने किसी चाचा के पास जाना चाहता था, मगर माताजी ने इसे मना कर दिया। श्याम सुंदर ज़हीन लड़का था, पढ़ने लिखने का बेहद शौकीन। माताजी ने इसकी तालीम जारी रखी। श्याम सुंदर को डॉक्टर बनने का शौक था। माताजी ने इसकी हौसला अफजाई जारी रखी। इसने बहुत अच्छी पोजीशन में MBBS पास कर लिया तो इसकी ख्वाहिश पर माताजी ने इसे मेडिकल की आला तालीम के लिए इंग्लैंड भेज दिया। श्याम सुंदर 6 साल इंग्लैंड में रहा। वो इसकी तालीम का आखिरी साल था कि माताजी शदीद बीमार हो गई। श्याम सुंदर को पता चल गया। वो वापस आना चाहता था ताकि उस देवी की सेवा कर सके जिसने उसे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था, मगर उसने सख्ती से मना कर दी और हदायत की कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज रखे। मुझे अंदेशा था कि अगर वो वापस आ गया तो उसकी तालीम का हर्ज होगा और माताजी की हालत देखकर वो वापस जाने से भी इनकार कर देगा। मैं खतूत और टेलीफोन के जरिए उसे माताजी के बारे में तसल्लियां देता रहा। माताजी का देहांत हो गया। मैंने ये खबर भी श्याम सुंदर से छुपाई और चंद माह बाद जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आया तो माताजी को ना पाकर वो इस तरह फूट फूट कर रोया कि मेरा कलेजा भी फट गया। मैं बड़ी मुश्किल से श्याम सुंदर को संभाल सका। इस सदमे ने कई रोज तक इसे निडाल रखा, लेकिन वक्त एक ऐसा मरहम है जो बड़े बड़े जख्म मंदिमिल कर देता है। श्याम सुंदर के दिल पर माताजी की मौत से जो जख्म लगा था वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ मंदिमिल होता गया। श्याम सुंदर कुछ अरसे तक सरकारी हॉस्पिटल में मुलाजमत की, फिर मैंने इसे रामबाग में क्लिनिक खोल दिया। रामबाग पैलेस होटल के करीब ही हमारी एक कोठी है जो किराए पर चढ़ी हुई थी। मैंने वो कोठी खाली करवाकर श्याम सुंदर के हवाले कर दी, जहाँ क्लिनिक खोला गया। अभी पिछले ही साल मैंने इसकी शादी कराई है। इसने क्लिनिक के करीब ही रिहाइश के लिए भी एक कोठी खरीद ली और मेरी आशीर्वाद से वो इस कोठी में मुंतकिल हो गए। और ये है श्याम सुंदर की कहानी। ठाकुर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, इसे तुम मेरा दोस्त कह लो या भाई, ये मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है और वो भी मुझे इतना ही चाहता है। और ये, मैंने आंख से बमला की तरफ इशारा किया, मेरी दोस्त है, मगर गलत मत समझना, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि बमला पंडित राम स्वरूप ब्राह्मण की बेटी है। और ये पंडित राम स्वरूप ब्राह्मण कौन है? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। पंडित राम स्वरूप ब्राह्मण वो शख्स है जिससे बलवंत सिंह ने सबसे पहले राब्ता किया था और उसे तुम्हारे और रूपमती के ताल्लुकात के बारे में भड़काया था। पंडित राम स्वरूप ब्राह्मण ही ने बाज दूसरे पंडितों और पुजारियों को उकसाया। जब तुम दोनों के हवाले से पहली मर्तबा शहर में हंगामे हुए थे तो पंडितों के टोले का सरगना पंडित राम स्वरूप ही था, लेकिन उस हंगामे के अंत इख्तिताम में वो मंदिर से गायब हो गया। उसकी वजह ये नहीं थी कि उसे अब हंगामों से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी या वो पुलिस की पकड़ दकड़ से गायब हो गया था। तो फिर और क्या वजह हो सकती है? मैंने पूछा। ये पंडित और पुजारी आसानी से कोई बात मानने वाले तो नहीं होते, लेकिन पंडित राम स्वरूप बिला चूं चढ़ा एक मुसलमान की बात मान ली, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मजीद हैरत हो रही है, मैंने कहा। बमला पंडित राम स्वरूप की दूसरी बेटी है, ठाकुर ने उसकी तरफ इशारा किया। मुकामी यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट्स और बेहतरीन रकासा है। हमारे धर्म में रक्स को बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि एक तरह से ये हमारे धर्म का हिस्सा ही है। इसके रकासे होने पर भी किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन एक धर्म महात्मा मजहबी पेशवा के घर की नारियों यानी औरतों के बारे में ये समझा जाता है कि वो दूसरी फैशन एबल नारियों की तरह अपने शरीर की नुमाइश नहीं करती फिरेंगी। लेकिन बमला को तुम देख रहे हो, ये ना सिर्फ आदात मनुष्य है बल्कि लिबास भी ऐसा पहनती है कि दूसरों की नजरें ख्वाह मुखा इसकी तरफ उठ जाती हैं। लोग इसकी बात को भी नजरअंदाज करने को तैयार नहीं। लेकिन बमला की बड़ी बहन पूजा मुंबई में है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूजा को फिल्मों में काम करने का शौक था। वो हीरोइन बनना चाहती थी। वो मुंबई चली गई। हीरोइन तो ना बन सकी, इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अजाज तबाह मर्दों का खिलौना बन गई। मुंबई के लोगों को पता नहीं कि पूजा एक पंडित की बेटी है।
पूजा ने यह अकलमंदी जरूर की कि वहाँ अपने बाप का नाम नहीं उछाला। वो आजकल बांदा में एक मुसलमान कैमरामैन के साथ उसके फ्लैट में रह रही है। सलीम नामी उस कैमरामैन ने उसे ये विश्वास यकीन दिलाया है कि वो एक ना एक दिन उसे हीरोइन जरूर बना देगा। हीरोइन तो बहुत परे की बात है, वो तो किसी फिल्म में उसे एक्स्ट्रा का रोल भी नहीं दिला सका। वो ना सिर्फ खुद उसके साथ ऐश कर रहा है बल्कि उसके दोस्त भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। पूजा इसलिए अपने आप को लुटा रही है कि शायद उन्हीं में से कोई उसे स्क्रीन तक पहुंचा दे। मुंबई में कैमरामैन सलीम और पूजा का पड़ोसी जयपुर का रहने वाला है। वो कई साल पहले कारोबारी सिलसिले में मुंबई मुंतकिल हो गया था। जब वो यहाँ था तो इसी इलाके में रहता था जहाँ पंडित राम सरोप की हवेली है। फिरोज शाह नामी वो शख्स कभी कभार अपने अजीजों से मिलने के लिए यहाँ आता रहता है। जिन दोनों हिंदू नारी और मुसलमान मर्द के ताल्लुकात बुनियाद बनाकर यहाँ हंगामे शुरू किए गए थे। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई थी। फिरोज शाह उन दिनों यहाँ आया हुआ था। उसे पता चल गया कि पंडित राम सरोप पुजारियों और पंडितों के उस टोले का सरगना है जो जगह जगह जहर में बुझे हुए भाषण देकर लोगों के मजहबी जज्बात भड़का रहे हैं। तो फिरोज शाह पहले ही रोज हंगामों के दौरान में पंडित राम सरोप को पकड़कर एक तरफ ले गया। फिरोज शाह के पास पूजा और सलीम की एक तस्वीर भी थी जिसमें नीम उरियान लिबास में मलबूस पूजा सलीम से हम आगोश थी। ये तस्वीर फिरोज शाह ने कैसे खींची थी या कहां से हासिल की थी इसका मुझे कोई इल्म नहीं था, लेकिन ये तस्वीर एक जबरदस्त हथियार साबित हुई। फिरोज शाह ने वो तस्वीर पंडित राम सरोप को दिखाकर धमकी दी थी वो इस मामले से अलग हट जाए और अपनी जबान बंद रखे और दूसरे पंडितों को भी बेगुनाह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से रोके। बसूरत दीगर वो ये तस्वीर अखबारात में शाया करवा देगा और शहर के पंडित पुजारी और कट्टर हिंदू इसकी बोटियां नोच डालेंगे, उसकी हवेली जलाकर भुसम कर डालेंगे और उसके घर के किसी फर्द को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये धमकी काम कर गई। पंडित राम सरोप उस टोले से ऐसा गायब हुआ कि आज तक किसी को नजर नहीं आया। क्या वो शहर छोड़कर भाग गया? मैंने उसके खामोश होने पर कहा, नहीं, वो अपनी हवेली में है। ठाकुर ने कहा, उसने घर से निकलना ही छोड़ दिया है। पंडित से मिलने के लिए उसके अक्सर लोग जाते रहते हैं लेकिन वो दरवाजे ही से जवाब दे देता है। कम से कम बलवंत सिंह ने भी 2 मरतबा उससे मिलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। इधर हंगामों का जोर टूट रहा था। पंडित से मायूस होकर बलवंत सिंह ने दूसरे पंडितों को इकट्ठा कर लिया और राम उतार जैसे पंडित उसके हत्थे चढ़ गए। इस मामले में पंडित राम उतार ही ज्यादा मुतासर हुआ था। वो बड़ी आसानी से बलवंत सिंह के जाल में फंसता चला गया। लेकिन तुम्हें इन सारी बातों का पता कैसे चला? और उसके साथ ही मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर बमला की तरफ उठ गई। बमला से ठाकुर ने जवाब दिया, बात दरअसल ये मेरे मित्र। उसने नजरें मेरे चेहरे पर जमा दी। घर का माहौल बच्चों की तरबियत गाह होता है। घर में सुकून ना हो, इंतशार हो तो ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बच्चे देवी देवताओं की तरह मासूम होंगे। ये किसी भी बात का असर बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं। इनके घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। कुछ जरूरियात से ज्यादा पाबंदियों ने भी इन्हें दिमागी बागी बना दिया था। इससे 3 साल छोटा भाई पंडित जी की मार खाकर इस तरह घर से भागा था कि आज तक उसका पता नहीं चला। लड़कियों ने भी घर के माहौल का कुछ अच्छा तासर कबूल नहीं किया। ये मादर पितर आजाद हो गई। एक फिल्मी हीरोइन बनने के लिए मुंबई चली गई और दूसरी से उसने बमला की तरफ इशारा किया। इससे मेरी मुलाकात चंद महीने पहले हुई थी। मैं उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। ये 2 लड़कियों के साथ वहां आई थी। मैंने इन्हें देखते ही अंदाजा लगा लिया कि दाल में कुछ काला है। ये उस वक्त दारू यानी शराब पिए हुए थी और पूरी तरह अपने आवाज में नहीं थी। आधे घंटे बाद एक और आदमी वहां आया और इन तीनों को साथ ले गया। वो आदमी मेरे ही होटल की 4थी मंजिल के एक कमरे में ठहरा हुआ था। मैं उसे देखकर चौंक सा गया। मैंने एक वेटर को इशारा किया, वो भी उनके पीछे ही रेस्टोरेंट से निकल गया। चंद मिनट बाद वापस आकर उसने बताया कि वो तीनों उस लड़की को 4थी मंजिल वाले कमरे में ले गए हैं। इसमें शुबा नहीं कि बीच से रिहायशी होटल अयाशी के अड्डे बने हुए हैं। कई होटल तो ऐसे हैं जिनके इंतजामिया मालिक खुद होटल में ठहरने वाले मेहमानों को लड़कियां सप्लाई करते हैं। बाद होटलों में ठहरे हुए मेहमान बाहर से लड़कियों को लेकर आते हैं और वेटरों वगैरह को चंद रुपए रिश्वत देकर उन्हें जबान बंद करने पर मजबूर कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे होटल या रेस्टोरेंट में ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी कोई वारदात हो ही जाती है। उस वक्त लड़की नशे में थी। इसे 2 ओबाश किस्म के लड़के लेकर मेरे रेस्टोरेंट में आए थे और फिर उन्हें एक ऐसा आदमी अपने साथ ले गया जो मेरे होटल ही में ठहरा हुआ था। मैं तो पहली ही नजर में ऐसे लोगों को ताड़ लेता हूँ और ये तो एक खुला हुआ केस था। मैं रेस्टोरेंट छोड़कर ऊपर आ गया और ये तस्दीक हो जाने के बाद वो चारों 4थी मंजिल वाले कमरे में मौजूद हैं। मैंने पुलिस को बुला लिया और जब उस कमरे का दरवाजा खुलवाया गया तो लड़की के जिस्म पर लिबास बराए नामी रह गया था और वो तीना खिलौना समझकर इससे खेल रहे थे। उनके साथ मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। एक थप्पड़ खाने के बाद लड़की होश में आ गई थी। इसने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। उन दोनों में से एक लड़का इसका क्लास फेलो था और दूसरा इसका दोस्त। वो दोनों इसे वरगला कर ले आए थे। इसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई। वो अपने हवास में नहीं रही कि वो दोनों से कहां लिए फिरते रहे। इसे ये भी मालूम नहीं था कि वो इस होटल के कमरे में किस तरह आई थी। होश में आने के बाद लड़की ने जिल्लत और रुसवाई के खौफ से अपने माँ बाप या घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। ताम उसके क्लास फेलो से मालूम हो गया कि वो एक महान पंडित की बेटी है। वो मिन्नत समाजत करने लगी कि उसके बाप को कुछ बताया ना जाए और उसने घर जाने ही से इनकार कर दिया।
न जाने क्यों इसने मेरे साथ जाने को तरजीह दी। उन तीनों आदमियों को हवालात में बंद कर दिया गया और मैं लड़की को अपनी जमानत पर अपनी तहवील में ले लिया। मैं कोई पारसा या देवता नहीं, लेकिन इस लड़की के लिए मेरे दिल में कोई मैल नहीं आया। ये 2 दिन मेरे पास रही। मैं इसे समझाता रहा, दुनिया की ऊंच नीच से आगाह करने की कोशिश करता रहा। 2 दिन बाद ये चली गई और कई रोज बाद एक शाम मेरे होटल आ गई। बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही और फिर इसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। ये कई रोज तक मेरी हवेली में रह जाती है। पंडित जी ने इससे कभी नहीं पूछा कि ये कहाँ गायब रहती है। ये उस्मान पंडित की बेटी है जिसने मेरे खिलाफ भी बहुत जहर उगला था। मुझे मुस्लिमों का पिट्ठू, दलाल और न जाने क्या क्या कहा था। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसकी बेटी कई रोज तक मेरे पास रहती है तो शायद वो खुदकुशी कर ले, ठाकुर ने कहा और फिर खामोश होकर बमला की तरफ देखने लगा। मैंने भी बमला की तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो ठाकुर की बातों का बुरा मान गई होगी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसे कोई तासरात नजर नहीं आए थे। उसके बरक्स उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैंने दीवार की घड़ी की तरफ देखा तो चौंक गया। रात के 3 बज रहे थे। ये तो गनीमत था कि यहाँ आने के थोड़ी देर बाद ठाकुर ने टेलीफोन पर जानकी और रूमती को इतला दे रही थी कि हम यहाँ हैं और वहाँ नहीं आएंगे। अच्छा भाई, मैं तो चला, नींद आ रही है। ठाकुर उठते हुए बोला, तुम भी उस कमरे में जाकर सो जाओ। उसने ये जुमला भी मुझे मुखातिब करते हुए कहा था और साथ ही हाल की दूसरी तरफ एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है। मैं भी उठ गया। मेरा ख्याल था कि मैं ठाकुर को सहारा देकर उसके कमरे तक छोड़ आऊंगा, लेकिन बमला ने मुझसे पहले ही उठकर उसका बाजू अपने कंधे पर रख लिया और अपना एक बाजू उसकी कमर में हमायल कर दिया और इस तरह ठाकुर को सहारा देकर उसके कमरे की तरफ ले जाने लगी। मैं चलने में उनकी तरफ देखता रहा, फिर उसी कमरे में आ गया जिसकी निशानदेही ठाकुर ने की थी। वो बहुत शानदार बेडरूम था। मैंने ट्यूबलाइट बुझाकर नाइट बल्ब रोशन कर दिया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं करवट के बाद लेटा बमला के बारे में सोचता रहा। मुझे इस कमरे में आए हुए शायद आधा घंटा हुआ था। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन बमला का ख्याल किसी तरह ज़हन से नहीं निकल रहा था। कितनी हसीन थी वो। कभी तो उसके बारे में सोचते हुए मेरे दिल में अजीब सी हालत पैदा होने लगती और कभी मैं उदास हो जाता। वो हालात का शिकार हुई थी। उसकी शख्सियत बिखर गई थी और ये भी गनीमत था कि उसे ठाकुर बहादुर सिंह जैसा दोस्त मिला था। अगर वो उन बदमाशों के हत्थे चढ़ जाती तो आज वो ना होती जो नजर आ रही थी। मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि चिट की हल्की सी आवाज के साथ ही कमरे में तेज दूधिया रोशनी भर गई। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। बमला दरवाजे में खड़ी थी। उसके होंठों पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी। बमला ने शायद मेरे चेहरे से मेरी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा लगा लिया था। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी होगी और वो 2 कदम आगे बढ़ आई। बेअकल हो गए यानी बेकरार। वो मेरे चेहरे को देखते हुए बोली, चिंता फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई कष्ट तकलीफ नहीं दूंगी। उसके लहजे में बेबाकी थी। मैं जानती थी तुम सोए नहीं होगे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे भी नींद नहीं आई। बातें करेंगी दोनों। वो बेतकल्फी से पलंग पर चढ़कर मेरे सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसके बैठने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक सनसनी की लहरें छोड़ गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो चौपट खुला हुआ था। मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। वो ठाकुर बहादुर सिंह की दोस्त थी और ठाकुर मेरा मोहसिन था। मेरी खातिर उसने बहुत कष्ट उठाए थे। उसका रेस्टोरेंट जला दिया गया था। उस पर कातलाना हमले हुए थे। वो जख्मी हुआ था। उसके धर्म के लोग उसकी जान के दुश्मन हो गए थे। बमला के बारे में उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो इसकी दोस्त थी और मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे ठाकुर को नाराज होने का मौका मिल जाए। मैं ठाकुर की दोस्त हूँ, रखेल नहीं। बमला ने जैसे मेरे ख्यालात पढ़ दिए। तुम कोई चिंता मत करो। उसने अगर मुझे तुम्हारे पास बैठे हुए देख भी लिया तो कुछ कहेगा नहीं। हम तो यहाँ बैठे बातें करेंगे, सिर्फ बातें। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी होगी। एक बात तो बताओ, तुम मुझे देखकर इतने बेअकल क्यों हो रहे हो? क्या कभी किसी नारी को इतने करीब से नहीं देखा? वो वाकई बड़ी ज़हीन थी। उसने मेरी बेचैनी का अंदाजा लगा लिया था। नारियां तो मैंने बहुत देखी हैं, पर मुझ जैसी कोई नहीं देखी। उसने हंसते हुए मेरी बात काट दी। मैं कोई दूसरों से मुख्तलिफ तो नहीं हूँ, बिल्कुल वैसी हूँ जैसे दूसरी नारियां होती हैं। हाँ, तुम मुझे जरा बिगड़ी हुई कह सकते हो, पर मैं इतनी बिगड़ी हुई भी नहीं हूँ कि संभल ना सकूं। हाँ ये तो है, इतनी बिगड़ी हुई होती तो यहाँ ठाकुर बहादुर सिंह की हवेली में नजर न आती। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे अपने बारे में बताओ। वो मौजू बदलते हुए बोली, तुम्हारा नाम हिम्मत सिंह तो नहीं हो सकता? सारे शहर में तुम्हारा चर्चा है, तुम मुसलमान हो। राजकुमारी रूपमती से तुम्हारी दोस्ती है और ये दोस्ती ही इन हंगामों का बायस बनी है। क्या वाकई? अब तुम भी किसी पंडित की तरह सोचने लगी। मैंने उसकी बात काट दी। पंडित, पुजारी, बमला के मुंह से गहरा सांस निकल गया। इन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है और धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले भी यही लोग हैं। जातियों जात पात का जहर भी इन्हीं पंडितों और पुजारियों ने फैलाया है। मेरे माता पिताजी ब्राह्मण हैं। हिंदू धर्म में सबसे ऊंची और पवित्र जात, मगर इनके धर्म कर्म अमाल नीची जाति के लोगों से भी बदतर है। मलीज हैं वो। बहुत नफरत है तुम्हें अपने पिताजी से, मैंने कहा। बाप कितना ही बुरा क्यों ना हो, औलाद के लिए देवता समा होता है। मगर तुम्हारी ये नफरत, इसकी वजह ये तो नहीं है कि तुम पर जरूरत से ज्यादा सख्ती की गई है या?
पिताजी से नफरत का कारण वो कष्ट नहीं जो मैंने उनकी तरफ से उठाए हैं, बमला ने जवाब दिया। माँ बाप औलाद पर थोड़ी बहुत सख्तियां करते हैं और औलाद इन बातों का कभी बुरा नहीं मानती। ये सख्तियां उनकी भलाई के लिए होती हैं, पर हमारे पिताजी ने हम पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुमने ठीक कहा, पिता औलाद के लिए देवता समा होता है। उसे देखकर ही औलाद अपनी जिंदगी के रास्ते का तयन करती है। बाप ही अगर औलाद के सामने नंगी बातें करे, नंगी हरकतें करे, तो औलाद से ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि वो फरिश्तों की तरह नेक और मासूम होंगी। मेरे पिताजी के कर्म भी कुछ वैसे ही हैं। वो गैर औरतों को हवेली में लेकर आते, मेरी माताजी को मजबूर करते कि उनकी सेवा करे, उन्हें अपने हाथों से दारू पिलाए। बात सिर्फ औरतों तक होती तो काबिले बर्दाश्त होती। वो तो औरतों के साथ दूसरे पंडितों को भी लेकर आते थे और माताजी को मजबूर किया जाता कि उन पंडितों को अपने हाथों से दारू पिलाए। ये सब कुछ माताजी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन वो ये दुख सहने पर मजबूर थी। उनकी मौजूदगी में औरतों को नंगा किया जाता। ये धर्म महात्मा उन्हें नोचते खसूटते। माताजी वहां से जाना चाहती तो उन्हें जबरदस्ती रोक लिया जाता और ये सब कुछ देखने पर मजबूर किया जाता। माताजी ने इन्हीं दुखों में घुल घुल कर जान दे दी। पिताजी उस पर भी नहीं संभले। ये सिलसिले उसके बाद भी जारी रहे। उन्हें यह भी एहसास नहीं रहा कि उनके घर में भी 2 जवान बेटियां हैं। और फिर एक रात तो ऐसी बेगैरती की इंतहा हो गई कि उस रात पंडित शेवुनाथ आया हुआ था। एक नारी भी थी। दारू पीते पीते वो अपने हवास खो बैठे थे। पिताजी ने पूजा को आवाज देकर पानी मंगवाया। पूजा पानी लेकर अंदर गई। वो जग रखकर लौटने लगी तो पंडित शेवनाथ ने उसका हाथ पकड़ दिया। पूजा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो पंडित उससे लिपट गया, उसके कपड़े फाड़ दिए। पूजा ने अपने आप को छुड़ाने भागने की कोशिश की तो पिताजी ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, मेरे दोस्त को खुश कर दो पुत्री। शिवनाथ महान पंडित है, शहर के सबसे बड़े मंदिर के पुरोहित हैं। ये खुश हो जाएंगे तो अपनी गद्दी मुझे दे देंगे। दारू के नशे में बाप अपने हवास खो बैठा था। उसे ये भी होश नहीं था कि वो अपनी बेटी से क्या कह रहा है। पूजा किसी न किसी तरह अपने आप को बचाकर वहां से निकल आई और मुझे साथ लेकर एक कमरे में बंद हो गई। वो रात भर रोती रही और अगले रोज सुबह ही मुंबई चली गई। मुझे भी उसने खबरदार कर दिया था कि मैं अपना बंदोबस्त कर लूं, वरना मेरा बाप किसी दिन अपने ही हाथों मुझे नंगा कर देगा। पूजा चली गई। उसने अपनी जबान बंद रखी थी। मैंने भी अपने होंठ सी लिए थे। अगर लोगों को पता चल जाता कि बाप गुनाह और पुण्य पर लंबे लंबे भाषण देने वाले पंडित राम स्वरूप के अपने कर्म क्या हैं, तो उसकी बोटियां नोचकर कुत्तों को खिला देते। ये है हमारे धर्मचारियों के करतूत। बमला ने गहरा सांस लिया और फिर बात जारी रखते हुए बोली, अपने पिता का असल रूप देखकर मुझे उससे शदीद नफरत हो गई। धर्म का प्रचार करने वाले खुद गंदगी की दलदल में फंसे होते हैं। गौ माता को भगवान का दर्जा देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके गोबर को पवित्र समझकर अपने शरीर पर मलते हैं, उसे कोई कष्ट देना बहुत बड़ा पाप समझते हैं। मगर यही लोग उस गौ माता को मुसलमान कसाईयों के हाथ भेज देते हैं कि उसके गले पर छुरी फेरो और इसकी बोटियां खाओ, उसकी खाल के जूते बनाकर पैरों में पहनो। अजीब धर्म है और अजीब धर्म विचारी है। मुझे अपने पिता से शदीद नफरत है, मगर मैंने किसी के सामने उनके खिलाफ कभी जबान नहीं खोली। तुम पहले शख्स हो जिसे मैं अपना दुख बता रही हूँ। माताजी इन्हीं दुखों में गुजर गई। एक बेटी घर छोड़कर चली गई, दूसरी कटी पतंग की तरह डामाडोल फिर रही है। मगर पिताजी को अब भी होश नहीं आया। किसी दुष्ट के बहकावे में आकर उन्होंने शहर में हंगामे शुरू करवा दिए। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए उनकी जबानें नहीं थकती। उन्हें दुख था कि एक मुसलमान किसी हिंदू नारी को बगल में लेकर क्यों घूम रहा है। उनके ख्याल में धर्म के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश थी। धर्म को नष्ट किया जा रहा है, मगर वो ये भूल गए थे कि उनके अपने कर्म क्या हैं। वो खुद धर्म को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो ये भी भूल गए थे कि उनकी अपनी बेटी एक मुसलमान के साथ उसके फ्लैट में रह रही है। मुमकिन है वो इन हंगामों को मजीद हवा देते, मगर फिरोज शाह ने पूजा और सलीम की तस्वीर दिखाकर उनकी जबान बंद करा दी और वो हवेली में बंद होकर रह गए। उस रात अगर ठाकुर बहादुर सिंह मुझे उन बदमाशों से ना बचाता तो मैं तो बर्बाद हो चुकी होती। मैं इज्जत से यहाँ ना बैठी होती, वेश्या तवाइफ बन जाती। कोई पुत्री अपने पिता के खिलाफ इस तरह नहीं बोली होगी जिस तरह तुमने मुझे कहते सुना। मेरा पिता इंसान नहीं, राक्षस है, हैवान है, जंगली है। उनके कारण मुझे भी इस धर्म से नफरत हो गई। जिस धर्म में झूठ हो, मक्कारी हो, धोखा हो, फरेब हो, वो धर्म सच्चा कैसे हो सकता है। बात धर्म की नहीं, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। बात इन लोगों की है जो अपनी बदअमालियों से धर्म को बदनाम करते हैं। बहरहाल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं अपना बखेड़ा लेकर बैठ गई। बहुत देर बाद बमला के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आई थी। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछना चाहती थी। तुम मुसलमान हो। राजकुमारी रूपमती ठाकुर से तुम्हारी दोस्ती है। अपने पिताजी और दूसरे पंडितों और पुजारियों को तो आज तक मैंने यही कहते सुना है कि मुसलमान मलीच हैं, लेकिन ठाकुर ने बताया था कि तुम भगवान की तरह पवित्र और महान हो। तुमने हिंदू नारी रूपमती की न सिर्फ इज्जत बचाई बल्कि कई मर्तबा उसकी जान की रक्षा भी की। ये तुम्हारी महानता है कि तुम एक हिंदू नारी के लिए खतरनाक युद्ध कर रहे हो। मैं महान नहीं, मानता तो उन लोगों की है जो सच्चाई के रास्ते पर मेरा साथ दे रहे हैं। मैंने जवाब दिया, ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुमसे मुलाकात हो गई। बमला ने कहा, मैं उस औरत से भी मिलना चाहूंगी जिसने तुम्हारे लिए अपना घर बार और सब कुछ छोड़ दिया और तुम्हारे साथ कई वर्षों से मारी मारी फिर रही है।
जानकी, मैं मुस्कुरा दिया। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने वाकई मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। मैं तुम्हें उससे जरूर मिलाऊंगा, लेकिन अब ये बताओ कि तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी? तो जनाब, पहली मुलाकात में तंग आ गए हैं। मैं तो तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ, बमला ने कहा। सारी बातें एक ही मुलाकात में खत्म हो गई तो दूसरी मुलाकातों में क्या करोगी? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम्हें देखती रहूंगी, लेकिन खैर। उसने गहरा सांस लिया। तुम कहते हो तो मैं इस वक्त चली जाती हूँ। उसने बैठे बैठे दोनों हाथ सर से ऊपर उठाकर एक खौफनाक किस्म की अंगड़ाई ली और बेड से उतर गई। चलने में मेरी तरफ देखती रही, फिर हाथ हिलाती हुई बाहर निकल गई। जाने के बाद वो तेज रोशनी का बल्ब बुझाना नहीं भूली थी। मैं नाइट बल्ब की नीलगों रोशनी में बेड की पूछ से टेक लगाए नीम दराज देर तक बमला और उसके पंडित बाप के बारे में सोचता रहा। अगर बमला ने अपने बाप के बारे में झूठ नहीं बोला था तो वो वाकई बहुत बेगैरत आदमी था, जिसे अपनी बेटियों की इज्जत का भी ख्याल नहीं था। और मेरा ख्याल है बमला ने कोई गलत बात नहीं की थी, क्योंकि ठाकुर भी मुझे उसके बारे में बहुत कुछ बता चुका था। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। इस वक्त एक नया दिन तुलू हो रहा था। लोग रात भर के आराम के बाद बेदार होकर एक नए दिन की इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे और मैं नींद की लहरों में गोताजन हो रहा था। मेरी आंख 12 बजे से पहले नहीं खुल सकी। मैं बेदार होने के बाद भी देर तक बिस्तर पर पड़ा ईंटता रहा। हवेली में खामोशी थी, किसी तरफ से आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ठाकुर भी रात 3 बजे के लगभग सोया था और बमला भी सुबह 5 बजे के बाद ही अपने कमरे में गई थी। मुझे यकीन था कि वो दोनों भी अभी तक सो रहे होंगे और मुलाजिम शायद बाहर लान में होगा, इसलिए हवेली में खामोशी थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया और देर तक ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा रहा। और जब मैं कपड़े पहनकर बाहर निकला तो उसी वक्त नारायण नामी मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। आप तैयार हो गए सरकार, नाश्ता लगा दूं? उसने पूछा। बमला और ठाकुर जाग गए या अभी सो रहे हैं? मैंने उसकी बात का जवाब देने की बजाय सवाल कर डाला। बमला जी सो रही हैं और ठाकुर जी तो सुबह सवेरे 7 बजे ही चले गए थे, नारायण ने जवाब दिया। कहाँ? होटल? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। होटल नहीं सरकार, नारायण बोला। किसी ने छोटे सरकार की हत्या कर दी है, ठाकुर जी वहां गए हैं। क्या? मैं उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब है श्याम सुंदर? जी सरकार, नारायण ने सारी ला दिया। वो न जाने कब से जब्त किए बैठा था। उसकी आंखों में रुके हुए सैलाब का बंद टूट गया और आंसू बह निकले। किसने हत्या की डॉक्टर श्याम सुंदर की? कौन था वो? मैंने पूछा। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे थे, सीने में जैसे तूफान करवटें लेने लगा।